नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद, जो सांकेतिक भाषा में खबरों को आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 5 राज्यों के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 20 सदस्यीय टीम मिजोरम के दौरे पर। आगामी विधानसभा चुनाव की होगी व्यापक समीक्षा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में केन्या के मंत्रिमंडल रक्षा सचिव के साथ करेंगे वार्ता। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर होगी चर्चा। दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर। नई दिल्ली पालिका परिषद के साथ ही कई एजेंसियां भी दिल्ली को सजाने संवारने में लगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए किए खास इंतजाम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा के खिलाफ याचिका पर सुना सकती है फैसला। सत्र अदालत ने 3 साल की सुनाई थी सजा। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती आज। ओलंपिक में भारत को लगातार 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाले ध्यानचंद की याद में देश मना रहा है आज खेल दिवस। और आज है एकता और सांस्कृतिक समृद्धि का त्योहार ओणम। 10 दिन तक चलने वाले ओणम त्योहार के लिए केरल और तमिलनाडु के लोगों में खासा उत्साह। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी दी बधाई। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां तेज हो चुकी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग की 20 सदस्यीय टीम 3 दिवसीय मिजोरम दौरे पर है। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह चुनाव तैयारियों की समीक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का दौरा भी किया था। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज केन्या के मंत्रिमंडल रक्षा सचिव अदन बेयर डुले के साथ वार्ता करेंगे। अदन बेयर डुले भारत की 3 दिन की यात्रा पर हैं। अपने प्रवास के दौरान डुले के गोवा और बेंगलुरु में भारतीय शिपयार्ड और रक्षा उद्योगों का दौरा करने की भी उम्मीद है। सितंबर 2022 में नई सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से कैबिनेट सचिव डुले की ये पहली भारत यात्रा है और केन्या से सर्वोच्च स्तर की राजनीतिक यात्रा है। ये यात्रा भारत के अफ्रीकी देशों के साथ साथ अपने संबंधों और विशेष रूप से भारत और केन्या के बीच बढ़ते सहयोग को और अहम महत्व देने का संकेत है। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए मार्ग खुलने की भी आशा है। वहीं दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। नई दिल्ली पालिका परिषद के साथ ही कई एजेंसियां दिल्ली को इस वक्त सजाने संवारने में लगी हुई हैं। सम्मेलन को ध्यान में रखते हुए राजधानी के ऐतिहासिक स्मारकों पर भी विशेष साज सज्जा की जा रही है। राजधानी दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन अगले महीने 9 तारीख से शुरू होगा। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में होने वाले G20 शिखर सम्मेलन को देखते हुए किसी भी चिकित्सा आपात स्थिति से निपटने के लिए विस्तृत व्यवस्था की है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इलाज और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई।
इसके अलावा चिकित्सा दल और 50 एम्बुलेंस प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल और उन होटलों में तैनात की जाएंगी जहां विदेशी प्रतिनिधि ठहरेंगे। शिखर सम्मेलन स्थल पर गहन चिकित्सा कक्ष सुविधाएं भी स्थापित की जाएंगी। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की भ्रष्टाचार के मामले में सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय आज अपना फैसला सुना सकता है। इस मामले में इमरान खान को 3 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने याचिका दायर कर सजा को निलंबित करने की मांग की थी और दलील दी थी कि बचाव का अधिकार दिए बिना उन्हें दोषी ठहराया गया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आज जयंती है और हॉकी का नाम सुनते ही जहन में मेजर ध्यानचंद की छवि सहज उभर के आती है। फुटबॉल में पेले और क्रिकेट में जो स्थान ब्रैडमैन का है, वही स्थान हॉकी में ध्यानचंद का है। हॉकी का जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद ने भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए हैं। इसी हॉकी के जादूगर के जन्मदिन यानी कि 29 अगस्त को भारत में खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। साल के चौथे व अंतिम ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का आगाज हो चुका है। पहले ही दिन एक बड़ा उलटफेर वहां देखने को मिला है। चौथी वरीयता प्राप्त डेनमार्क की होल्गर रून को हार का मुंह देखना पड़ा। पुरुष एकल में रून दुनिया के 63वें नंबर के खिलाड़ी स्पेन के रोबर्टो कार्बालेस बेना से 6-3, 4-6, 6-3, 6-2 से हार गए। गौरतलब है कि डेनमार्क के रून जुलाई में विंबलडन क्वार्टर फाइनल में पहुंचने में सफलता पाई थी, लेकिन उसके बाद से केवल वो 2 बार ही खेले हैं और दोनों मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। वहीं अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो ने यूएस ओपन में अच्छी शुरुआत की है। उन्होंने अपने हमवतन लर्नटियन को 6-2, 7-5, 6-1 से हराकर दूसरे दौर में पहुंच गए हैं। 25 वर्षीय टियाफो ने 7 बार लर्नटियन की सर्विस तोड़ी और 2 घंटे और 9 मिनट तक चले मैच में जीत हासिल की। 2022 के उपविजेता कैस्पर रूड को यूएस ओपन पुरुष एकल के पहले राउंड में एमिलियो नवा के खिलाफ कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन 3 घंटे 17 मिनट तक चले इस मैच में उन्होंने 7-6, 3-6, 6-4 और 7-6 से मैच जीत लिया। वहीं पूर्व यूएस ओपन चैंपियन डोमिनिक थीम ने 2021 के बाद किसी बड़े मैच में अपनी पहली जीत हासिल की। उन्होंने 25वें वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक को 6-3, 6-2, 6-4 से हराने के लिए क्लीन हिटिंग प्रदर्शन किया। दुनिया की नंबर 1 खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने अपने यूएस ओपन खिताब की रक्षा के लिए जोरदार शुरुआत की और गैरवरीय स्वीडन की रेबेका पीटरसन को 6-0 और 6-1 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की। वहीं स्पेन की मसारोवा ने ग्रीस की नंबर 8 वरीयता प्राप्त मारिया सकारी को 6-4, 6-4 से हराकर बड़ा उलटफेर किया। वर्ल्ड नंबर 71 भसारोवा मैच में सकारी खिलाफ 0-4 से पीछे थी, लेकिन 24 वर्षीय खिलाड़ी 2021 यूएस ओपन सेमीफाइनल लिस्ट सकारी पर 1 घंटे और 27 मिनट तक चले मैच में जीत दर्ज की। वहीं 10वीं वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कैरोलिना मुचोवा ने भी यूएस ओपन में जीत के साथ आगाज किया। मुचोवा ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्ट्रोम सैंडर्स को 6-4, 6-0 से मात देकर अगले दौर में प्रवेश किया है। वहीं बेलारूस की 18वीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी विक्टोरिया अजारेंका ने भी जीत के साथ अपने यूएस ओपन के अभियान की शुरुआत की। अजारेंका ने पहले दौर में फ्रांस की फियोना फेरो को 6-1, 6-2 से हराया।
और इसी बीच बुलेटिन में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। You got to be careful. बारिश है, सड़कें बदलेंगी। Switch to CF. बेटा change soon. It's monsoon. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज देश में ओणम का त्योहार मनाया जा रहा है और इस अवसर पर दक्षिण भारतीय राज्य केरल और तमिलनाडु में लोगों के बीच खासा उत्साह है। यहाँ के लोगों को इस पर्व का बेसब्री से इंतजार रहता है। फसलों के प्रमुख त्योहार ओणम को पूरी दुनिया में मलयाली लोगों द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। ये पर्व 10 दिनों तक मनाया जाता है। ओणम का त्योहार दक्षिण भारत के केरल और तमिलनाडु में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ये त्योहार भगवान विष्णु के वामन अवतार और महाबली नाम के राजा को समर्पित होता है। ओणम को लेकर मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा आराधना होती है। इस दिन लोग अपने घर को रंगोली फूल से सजाते हैं। साथ ही घर में रसम, चड़ी, पुलिसेरी, खीर इत्यादि स्वादिष्ट पकवान बनाकर इस पर्व को मनाते हैं। इसके अलावा ओणम पर्व पर केरल में नौका दौड़, भैंस और बैल दौड़ आदि तमाम तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है। वहीं ओणम के इस त्योहार की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी बधाई दी है। राष्ट्रपति ने शुभकामनाएं संदेश में एक ट्वीट किया है। उन्होंने अपने इस शुभकामना संदेश में लिखा कि ओणम के इस शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को, विशेष रूप से देश और विदेश में रह रहे केरल के भाइयों व बहनों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। नई फसल की शुरुआत का प्रतीक ये त्योहार केरल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का उदाहरण है। केरल में हर वर्ग, जाति और धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला ये उत्सव सामाजिक सौहार्द का भी संदेश देता है। मैं कामना करती हूँ कि खुशियों से भरा ये त्योहार हमें अपने राष्ट्र की प्रगति में योगदान देने और देशवासियों के बीच भाईचारे की भावना को मजबूत करने के लिए प्रेरित करे। और इसी के साथ सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। समाज की बेड़ियां तोड़